बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लास्ट वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर की। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए हम क्लास 9 की केमिस्ट्री को कवर करें और चैप्टर नंबर 1 की थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। और आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हम सिंपली इसको डिफ़ाइन करें तो पीरियोडिक टेबल में जिस तरतीब से एलिमेंट्स को आपने देखा है किस तरह से वो अरेंज है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एटम के यानी कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, कितने नंबर हैं वो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। सिंपली इसको ऐसे ही डिफाइन करना है। दूसरा यहाँ पर है कि ये जो है इसको हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यानी एटॉमिक नंबर को। और दूसरा अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एग्जांपल कुछ दी गई हैं जैसे हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन नंबर 1 है। कार्बन को आप यहाँ देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि इसके प्रोटॉन नंबर 6 हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इसके प्रोटॉन भी 8 होंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है जब हम किसी चीज़ का एटॉमिक मास जो है उसको किसी और एलिमेंट के रिलेटिव लेते हैं यानी कंपैरेटिव लेते हैं ताकि उसका हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता चले। तो कह रही हैं कि अगर हमने किसी भी एटम को उसके मास को ग्राम और किलोग्राम में हमने मेयर करना हो तो उसके लिए वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है यानी 10⁻⁻24 या 10⁻⁻22 ग्राम। तो इतनी स्मॉल वैल्यू को यानी ऐसे ही सिंपली मेजर करना इजी नहीं होता, इसके लिए कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस एटॉमिक मास को हम किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ यानी उसके मास के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मोस्टली केमिस्ट्री में कार्बन को उस स्टैंडर्ड एटम की तरह लिया जाता है यानी कार्बन 12 जो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो अ, यानी कि 12 है तो उसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर है सॉरी मैस नंबर कि relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1 divided by 12 the mass of carbon 12। यानी कार्बन 12 जो है उसका 1/12 जो मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का। तो ये इसका सिंपल है यानी 12 पीसेज अगर हम करें कार्बन के तो उसका 12th पार्ट के कंपैरिजन में जो हम करते हैं तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू को अगर हम डिफाइन करें, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट जो है ये यूनिट जो हम यूज़ करते हैं मास को फाइंड आउट करने के लिए कार्बन के कंपैरिजन पे उसको कहते हैं। एटॉमिक वेट अगर हम देखें कार्बन का 12 है तो 12 ग्राम इसको लेते हैं या 1 मोल। 1 मोल बेसिकली बता रहे होते हैं कि कितने मालिक्यूल हैं। तो कार्बन यहाँ पर आप देख सकते हैं सी है, अगर C2 होता तो यहाँ पर 2 मोल होते यानी 2 और उसका मास हम कितना लेते 12 और 12 24 डबल हो जाता। इस तरह से आगे यहाँ पर आपको बताया गया है एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताया गया है कि एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं और इसको सारा पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मैथमेटिकल कुछ है, इसको इंशाल्लाह जब हम एंड में इस पूरी बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे या एक्सरसाइज के तो इसके भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं बहुत सिंपल सा बताया गया है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है वो एवोगाड्रो नंबर होते हैं यानी किसी भी एलिमेंट में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन के अगर रिलेटिव एटॉमिक मास देखें एएमयू में तो 1 क्योंकि एटॉमिक मास नंबर होता है और 1 ही एटॉमिक मास होता है तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है एएमयू में हाइड्रोजन का वो 1.0079 होता है। इस तरह से ऑक्सीजन का 15.8994 एएमयू। इस तरह से इनके सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी यानी एटम के जो एवरेज मास है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं
उनका यानी नेचुरली इनके जो आइसोटोप प्रेजेंट हैं उनका जो एवरेज वेटेज होता है मास का, उसकी बात कर रहे हैं। यानी अगर आपको मैं सिंपल से बताऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो इन 3 आइसोटोप्स के जो एवरेज वेटेड एटॉमिक मास है, उसका जो ये एवरेज निकल रहा है मास का, तो इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज एबंडेंस, के वो नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, और डिवाइडेड बाय 100, इसको प्लस करते हैं कोई और आइसोटोप है इसका, उसके साथ मल्टीप्लाई, फिर उसकी एबंडेंस नेचर में कितनी है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 75% प्रेजेंट है नेचर में, दूसरा 25% प्रेजेंट है। 75% जो प्रेजेंट है वो क्लोरीन 35 है, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% जस्ट प्रेजेंट है। तो इनका आपने कैसे निकालना है? पहले पहले जो क्लोरीन 35 है उसका एटॉमिक मास निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्लोरीन 35 75% प्रेजेंट है नेचर में, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100। इस पूरे की जो वैल्यू आएगी उसको हम प्लस करेंगे दूसरा जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसके एटॉमिक मास मल्टीप्लाई उसकी एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, इसकी जो वैल्यू आती है इन दोनों को प्लस करेंगे। बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यू फार्मूलाज हैं, तो इनके रिलेटेड आप से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके वही दिया गया जो अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद गैलियम का पहले बता दिया था ऑलरेडी, बार बार ये आ रहा है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है और इसके आ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कितना है और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। सेम अभी जैसे आपको ऊपर वैल्यू दी थी इसकी अबंडेंस और सब कुछ, तो एवरेज एटॉमिक मास आपने ऐसे निकालना है जैसे अभी ऊपर क्लोरीन का इन्होंने निकाला था। नियॉन के लिए भी उसके भी आइसोटोप दिए गए हैं और गैलियम के भी। फिर है केमिकल फार्मूला, इसके बाद है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला अगर हम देखें, ऑलरेडी हमने इसके रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी सिंबल्स की। जिस तरह से हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट सिंबल से डिनोट करते हैं, इसी तरह से हर केमिकल के लिए जब वो डिफरेंट प्रोसीजर से बन के यानी गुजर के कोई भी कंपाउंड जब किसी और फाइनल प्रोडक्ट में जाता है या किसी तरह से भी, तो उसमें उसको यानी शो करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास दिया जाता है जो स्टैंडर्ड होता है और सब उसी के ज़रिए उसको जानते हैं। इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है, जितने भी केमिकल सिंबल होते हैं उस एलिमेंट के जिससे वो कंपाउंड बना होता है उन सबको मिलकर लिखा जाता है, तो केमिकल फार्मूला बनता है। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो बताया गया है कि एब्रीवेशन है, हर एलिमेंट का आपने कुछ सिंबल लेने हैं, उनको उस रेशो के साथ वहाँ लिखना है आपस में जिस रेशो से वो उस केमिकल के अंदर एडप थे, उस कंपाउंड को बना रहे थे, तो इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें क्या क्या चीज़ें बताता है? सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि किस टाइप के एटम्स जो है यानी एलिमेंट्स वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसको बना रहे हैं। दूसरा बताता है कि उन एटम्स की रेशो कितनी थी, यानी कितनी परसेंटेज में वो आपस में रिएक्ट करके मिले हुए हैं। अगर हम एग्जांपल देखें केमिकल फार्मूला की, तो सोडियम नाइट्रेट एक कंपाउंड है और इसका केमिकल फार्मूला है NaNO3। यानी अब NaNO3 को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि सोडियम नाइट्रेट में सोडियम है, N है, और NO3 यानी कि नाइट्रेट, और हमें ये पता चल रहा है कि एक यानी एटम है सोडियम का, एक है नाइट्रोजन का और 3 है ऑक्सीजन के। तो रेशो का भी यहाँ पर बताया गया है और टाइप का भी बताया गया है कि कौन कौन से एटम हैं। सेम ग्लूकोज का है C6H12O6, कार्बन यहाँ पर 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। 6 12 6 की यानी 1:1 रेशो से ये कनेक्टेड है। उसके बाद दो टाइप के केमिकल फार्मूला होते हैं जिनको अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, एम्पेरिकल एंड केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि किसी भी यानी केमिकल का सिंपल जो फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, उसके रेशो की कि कितने रेशो से एटम मिले हुए हैं, उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। और इसमें कोई ऐसा वैसा कंसेप्ट नहीं है, इसको एक्चुअल फार्मूला नहीं हम कह सकते क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है सिंप्लीफाई करके। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड है बेंजीन, ये एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल C6H6, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, सिंपल फार्मूला, वो होगा CH। तो CH हमें क्या बता रहा है कि दोनों जो है इक्वल अमाउंट में है, हालांकि इसका ओरिजिनल जो फार्मूला है C6H6,
ये इसका एक्चुअल फार्मूला है और इसकी सिंपल फॉर्म जो है वो CH है। ग्लूकोज का सेम C6H12O6, तो ये इसका जो सिंपल फार्मूला होगा वो होगा CHO, यानी कि कार्बन 1H2 और O जो है वो 1। तो ये इसका है इम्पेरिकल यानी सिंपल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है और ये एक्चुअल फार्मूला है। जैसे कि ग्लूकोज का है C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें बताया गया है कि इस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में यानी कार्बन के ऐड हुए हैं, कितने हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये होगा कि कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। सेम बेंजीन का C6H6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसमें कोई एसएच नहीं है यानी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला का बताया गया है कि एम्पेरिकल फार्मूला से निकलता है इस फॉलोइंग रिलेशनशिप के अंडर, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n नंबर और उसको मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फार्मूला से, और n नंबर आपको पता है 1 2 3 4 बताया गया है कि कितने नंबर हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके एम्पेरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दिए गए हैं। सिंप्लीफाई आपने खुद करना है, बाकी आपको जो ओरिजिनल फार्मूलाज हैं वो याद हों तो आप इसके सिंपल फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट कहते हैं कि एक छोटा सा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो किसी भी आयनिक कंपाउंड में, और उसकी सिंपल रेशो का बता रहे हैं कि आयंस के दरमियान कितनी रेशो है। जैसे कि एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक क्रिस्टल लेटेक्स है एक सोडियम क्लोराइड का यानी पीस है, तो उसमें सोडियम की और क्लोरीन की जो रेशो है 1:1 है। तो इसका जो फार्मूला यूनिट है वो NaCl होगा, यानी एक सोडियम और एक क्लोरीन। तो इस तरह से KCl जो है वो फार्मूला यूनिट है पोटाशियम क्लोराइड का, क्योंकि वो एक यूनिट है उसके फार्मूला के लिए। और ये जो इस तरह के KCl मिलकर बहुत सारे पोटाशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में उसके जितने भी रिलेटिव यानी जितने भी एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, उनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उन सब का सम, यानी उनको जब ऐड करके हम जो निकालते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सिंपल करके बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है C2H6 इथेन है। इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कार्बन के यहाँ पर कितने एटम हैं 2, उसको हम एटॉमिक मास जो है यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। उसको प्लस करेंगे, हाइड्रोजन के कितने थे यहाँ पर एटम 6, और उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, तो 6 1 ज़ार 6 ये हो जाएगा। देन फिर 2, ये 12, आप सोच रहे कहाँ से ये एटॉमिक मास है कार्बन का। 12 को 2 के साथ करेंगे 24, और उसको 6 के साथ प्लस करेंगे तो 30 आएगा। ये 30 जो है ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इथेन का जो फार्मूला है इसमें जितने भी एटम्स थे उन सब को, यानी एक एक के इंडिविजुअल के वेट को हमने, एटॉमिक मास जो है उसको हमने ऐड किया है, तो इसके बाद ये आंसर आया है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास है उसका जो फार्मूला होता है उसका मास निकालना, यानी फार्मूला मास जो है वो एटॉमिक मासेस किसी भी आयन या एटम्स जो हैं जो प्रेजेंट होते हैं फार्मूला यूनिट में या आयनिक कंपाउंड में, तो उससे निकालना उसको कहते हैं फार्मूला मास। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह ही इसको निकालेंगे जैसे ऊपर हमने निकाला था इथेन के लिए। सोडियम क्लोराइड का अगर हम फार्मूला मास निकालें तो इसका फार्मूला लिखेंगे NaCl। यहाँ आपको पता है Na का एक ही एटम है तो वो लिखेंगे, क्लोरीन का भी एक ही एटम है वो लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली दोनों को, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है उसके साथ, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है उसके साथ। सेम प्रोसीजर है जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में था। 1 को हम 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 23 एटॉमिक मास है कार्बन सोडियम का, और 35.5 जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास है। दोनों को मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू आई, तो अब 23 AMU प्लस 35.5 AMU इन दोनों को ऐड करेंगे तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 आंसर आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये समझ आ जाएगी। उसके बाद है केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी वो स्पीशी होती है जो यानी कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन कोई भी जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं।
तो केमिकल स्पीशी किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, वो हेल्प आउट करती है या वो खुद इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं केमिकल स्पीशी। सबसे पहले पहले है आयन। आयन को अगर हम पढ़ें तो वो एक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी करता है। यानी एक ऐसा आयन किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव उस पे क्यों आएगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा यानी उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि मेरे पास डेफिशिएंसी है, कमी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर अ, यानी उसने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आया कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ने लेना हो तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है आयन, जिसको अभी हमने डिफाइन कर लिया। अब आयंस जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताए थे 2 तरह के होते हैं। वो हो सकते हैं कैटाइंस और एनाइंस। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जो उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उनको हम कैटाइन कहते हैं। और वो आयंस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उन पे नेगेटिवली चार्ज आ गया है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज आयन। इसके बाद है कैटाइन, यहाँ पर बता दिया गया है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि वो एटम आइंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनको कहते हैं कैटाइन। उन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए उनको कैटाइंस कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं, हमेशा उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव लॉस्ट इट। उसके बाद है जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का बताया वो कैसे यानी उनका एक तरह से आयन बन गया है। कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया है। एन आयन उनको कहते हैं जो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। यानी जो पॉजिटिव जिन पे आया है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इन पे नेगेटिव आया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नेगेटिव चार्ज स्पीशी हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इनमें ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, बिकॉज दे हैव गेन इट। यहाँ पर फ्लोरीन का बताया गया है, फ्लोरीन कैसे एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उस पर एक चार्ज आता जाता है। एटम और आयन में यहाँ पर आपको फ़र्क बताया गया है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पे दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, यानी कि कोई चार्ज उन पे नहीं होता। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे अभी मैंने बताया। और आयन जो है इस पे कोई एक नेट चार्ज होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कोई एक चार्ज होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफरेंशिएट दिस बोथ। उसके बाद है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है यानी किसी और एटम के बगैर, या नहीं भी कर सकता। डिफरेंट केसेस जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है, ये सारे अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं एज एन एटम। आयन जो है वो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है और जिनके ऊपर चार्ज हो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। सेम आयन है लेकिन किसी मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो जाए तो उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर CH4 ने एक लूज़ किया तो उस पर +1 आ गया है, CO ने एक लूज़ किया है तो उस पर +1 आ गया है। उसके बाद है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहते हैं किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जी जो क्या है जिस पर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उनके आउटर मोस्ट शेल में और उस पर कोई चार्ज ना हो। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो फ्री रेडिकल है उसके ऊपर डॉट लगाकर। फ्री रेडिकल जो है होमोलिटिक फिजन के थ्रू जो है वो बनती है, यानी जब बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है दोनों में, कोई एक गेन या कोई एक लॉस नहीं करता। ये इसका आइन वो है आइन। और इसमें डिफरेंस कि उसमें कोई एक गेन कर लेता है एक लॉस, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होती है होमोलिटिक फिजन। वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, होमो मीन सेम, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, एंड फिजन का भी ये है क्योंकि बॉन्ड इक्वली ब्रेक हुआ दोनों के दरमियान तो ये रेडिकल बन गया, जैसे यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बन गया। उसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम वन और यानी टू और मोर देन टू एटम जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का सिंपलेस्ट यूनिट है, ये MCQs आ सकता है। यहाँ पर आपने जस्ट केमिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर करने हैं, योर बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर, तो आपको टेस्ट जो है उस पर कोई रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में
अब उनमें जो एटम है वो एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनसे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, जैसे है H2, H2 जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। देखिए 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल भी है, बट उनमें सेम एटम है। लेकिन H2O वाटर, ये भी एक मॉलिक्यूल है पानी का, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप है, यानी एटम हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि डिफरेंट टाइप है, नंबर और उनमें टाइप्स डिफरेंट होती हैं, उनके कम्बिनेशन क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर अब जो अभी मैंने आपको रफली कंसेप्ट दिया उसको डिफाइन करके दिया है, मज़ीद एलेबोरेट करके, कि मॉलिक्यूल जो हैं मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, जो एक एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हों, एक तरह के यानी हो, इनमें इनर्ट गैसेस आती हैं, जैसे इसमें हीलियम भी आता है, नियॉन, आर्गन वगैरह। उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो 2 एटम से बने हों, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, यहाँ होमो और हेट्रो की बात नहीं हो रही, यहाँ है मोनो, डाई एंड ट्राई एटॉमिक, इस बेस पे बात हो रही है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो 3 एटम से बने हों, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। उसके बाद है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि 3 से ज़्यादा एटम से बने हों, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, शुगर है C12H22O11 एंड सल्फर मॉलिक्यूल जो कि S8 से बना है। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि कुछ मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट डाउन करना है कि कुछ मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एज यू नो, मैक्रो मीन्स लार्ज। और उसमें एग्जांपल आती है हेमोग्लोबिन की, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल है और ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड यानी को बनाता है। इसके बाद एटम्स की बेस पर, यानी एटम किस नेचर के हैं, किसी मॉलिक्यूल में कैसे बना रहे हैं, 2 तरह के हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल में डायरेक्ट जाते हैं। ऑक्सीजन को देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें एंड सल्फर को देखें। दे आर ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। है तो मॉलिक्यूल मोर देन 2 एटम से बने हैं, यानी 2 एटम्स हैं तकरीबन सब में, एक में 8 हैं। बट आप यहाँ पर नोट डाउन करें कि सेम एटम से बने हैं। ऑक्सीजन में 2 यानी मॉलिक्यूल हैं, बट दोनों सेम है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सल्फर में देखिए सल्फर सल्फर सल्फर, 8 टाइम्स वो कनेक्टेड है। बट हेट्रो मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनमें एटम्स डिफरेंट हैं। हेट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उनमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 3 मॉलिक्यूल से बना है, बट कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट हैं। वाटर को देखें H2O, यहाँ पर पानी का जो बना रहे हैं मॉलिक्यूल, इसमें एटम्स डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। उसके बाद है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर और मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम MCQs के रिलेटेड देखें तो इसको डिफ़ाइन किया गया था। एवोगाड्रो ने ही इसको, यानी एक साइंटिस्ट ने के नेम पे इसको बताया गया था। अब इसका मीनिंग क्या है? एवोगाड्रो नंबर जो है, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि 1 मोल, यानी किसी सब्सटेंस के 1 मोल में आ रहे हो। किसी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 के। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं। डाई एटॉमिक कहते हैं O2, यानी 2 एटम से बना है। ट्राई एटॉमिक कहते हैं 3 एटम से जो बन के मॉलिक्यूल होता है। टेट्रा कहते हैं 4 से एंड पेंटा कहते हैं 5 से। तो जस्ट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर अब इसको और बताया गया है, ये बताया गया है कि इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो ने इसको डिफ़ाइन किया था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। साइंटिस्ट जो हैं सब एग्री करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर जो है किसी भी पार्टिकल के वो 1 मोलर मास बनाते हैं, यानी एक सब्सटेंस के 1 मोलर मास में जितने नंबर्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ बताया गया है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हो, यानी 1 मोल, एक मालिक्यूल की बात हो रही है, तो उसमें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हो, क्योंकि 12 ग्राम 1 मोल में आते हैं, यानी एक मालिक्यूल में आते हैं कार्बन के, सॉरी, यानी एक एलिमेंट में जो कार्बन का एक होता है, 12 जिसका मैस होता है।
तो उसमें अगेन 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स आएंगे कार्बन के। सेम वाटर का जो मालिक्यूल है जिसका 18 ग्राम ऑफ वाटर में सेम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब में सेम कैसे आ रही हैं, क्योंकि वो उनका एग्जैक्ट 1 मोल बता रहे हैं। 18 ग्राम को आप डबल करें, अगर यहाँ पर इसके डबल ग्राम दिए होते तो यहाँ 2 मोल होता, और यहाँ एवोगाड्रो नंबर्स भी चेंज हो चुके होते, 12.046 इस तरह के होते हैं। तो ये बिल्कुल एक आम सा कंसेप्ट है, कोई इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, इसके एमसीक्यूज आते रहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी वगैरह के रिलेटेड, इसको आप देख लें। बताया गया है कि कंप्यूटर की अकाउंटिंग स्पीड 10 मिलियन एटम अ सेकेंड है, तो उसको 2 बिलियन ईयर लगेंगे 1 मोल ऑफ एटम को काउंट करने के लिए। इस तरह के कुछ टिडबिट हैं, आप इसको जस्ट देख ले, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अच्छा, मोल मोल के अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कह रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यानी यूनिट्स लेते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। इस तरह से केमिस्ट्स जो हैं वो भी यूनिट्स डिफरेंट बनाते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आइंस को काउंट करने के लिए। ये जो काउंटिंग यूनिट है इनको मोल कहते हैं, और इस मोल से वो क्या काउंट करते हैं, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काउंट करते हैं, किसी भी चीज़ की अमाउंट कितनी है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करके दिया है, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट यानी मैस ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर 6.023। मोल इज रिप्रेजेंटेड एज मोल, इट फॉर्म अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल सा है, किसी भी मॉलिक्यूल में उसका जो अमाउंट है उसमें यानी सब्सटेंस में जिसमें एवोगाड्रो नंबर 6.023 हो, तो उसको हम कहते हैं मोल। अब इसमें समझने वाला इतना कुछ नहीं है, इसमें सॉल्व करने वाला ज़्यादा है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर 12 है, ग्राम में उसको 12 ग्राम करेंगे, लेकिन मोल में इसको हम 1 मोल करेंगे। अब सिंपल सा मैं बताऊं, अगर यहाँ लिखा होता कि एटॉमिक मास कार्बन जो है वो डबल कर लेते, यहाँ 24 कर लेते, और लिखा होता कि ग्राम में करे तो वो 24 होता, नंबर ऑफ मोल में करते तो यहाँ 2 नंबर ऑफ मोल होते। अब कैसे होते, ये अब आप लोगों ने सोचना है। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि ऐसे होते क्योंकि वो डबल हो गया है एटॉमिक मास, यानी कि 2 नंबर ऑफ मोल की बात कर रहे हैं, इसलिए उसका एटॉमिक मास डबल हो गया है। और ये फाउंड आउट करना होता है क्योंकि एक सिंपल फार्मूले 1 मोल का होता है, और उसमें उसका फिक्स जो एटॉमिक वेट है यानी मास जो है जो पीरियोडिक टेबल में है वो यहाँ पर बताया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं, जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उनको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं उनको जब ग्राम में हम शो करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सेम है 1.008 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऐसे ही ग्राम एटॉमिक मास में बताया गया है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स को अगर हम ग्राम में यानी कंपैरेटिव जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूलर मास जो है उसको हम ग्राम में मॉलिक्यूलर मास में शो करें तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वाटर है H2O, उसका 18 ग्राम है तो 18 ग्राम ही शो करेंगे, तो वो 1 मोल बना रहा है। उसके बाद एक ग्राम फार्मूला मास, किसी चीज़ का फार्मूला अगर है जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका ग्राम में शो करना, सोडियम क्लोराइड का टोटल वो वेट वगैरह वो कितना है 58.5 है, 1 मोल का बन रहा है, तो वो इसका ग्राम फार्मूला मास है। केमिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं कि मैस को मोल में, मोल को मैस में कैसे करना है, ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आपने करना है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, नोट डाउन करें कि नंबर ऑफ मोल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो मैस इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इससे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ बताए भी गए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आप पार्टिकल्स के हवाले से करेंगे, अगर आपको एमसीक्यूज़ में पार्टिकल्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करें, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इससे आप फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपको वहाँ पर ये दिए गए हैं मोल्स के और क्वेश्चंस इस तरह के सिंपल, तो आपने जस्ट इस सिंपल फार्मूला को रिप्लेस करना है इधर उधर। एवोगाड्रो नंबर आपको दिए होते हैं, आपने कुछ और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हो तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम आपने फाइंड करना है तो ये फार्मूला है। अगर नंबरिंग की बात नहीं हो रही तो ये वाला फार्मूला, पहले वाला जो फार्मूला था उसको ही यूज़ करेंगे, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बस यहाँ तक था ये चैप्टर।
कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ, आप इसको जस्ट रीड आउट करें, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी तमाम पॉइंट्स को कर चुके हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन। तो इसको अब मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कुछ यहाँ पर इसके एमसीक्यूज़ हैं, इनको भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मरकरी, वाटर, एमोनिया। तो अच्छा, यहाँ पर अब इसमें बता रहे हैं 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ज़ाहिरी बात है मरकरी, वाटर, एमोनिया को अगर आप देखिए, वाटर और एमोनिया मॉलिक्यूल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए आयोडीन, टिन एंड आयरन, ये तीनों हमने पीरियोडिक टेबल में देखे हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, मीथेन भी नहीं है। कॉपर एल्यूमिनियम तो है बट मीथेन नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल है यानी CH4। कोल, स्मोक, फोग वो भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। इन चारों में हम कौन सा ऐसा है जिनको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन फिलिंग, ये हैं। ऑक्सीजन और सल्फर तो यानी बिल्कुल क्या है, वो तो एक तरह से एलिमेंट्स हैं। और आयरन फिलिंग भी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एमोनिया, क्योंकि वो मालिक्यूल है और उसको हम तोड़ सकते हैं मजीद सिंपल टाइप्स में। ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज डैश। इसको आप कैलकुलेट करें, ग्राम मालिक्यूलर मास का सारा जो कैलकुलेशन थी वहाँ पर इनका आपने निकालना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 63। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज मालिक्यूल्स इज़ नॉट अ कंपाउंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक मालिक्यूल ऐसा है जो कि कंपाउंड नहीं है। तो ए ऑप्शन N2O, ये भी कंपाउंड है। बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन भी कंपाउंड है और डी ऑप्शन भी कंपाउंड है। 2 ऑप्शन जो है N2, ये मालिक्यूल हैं यानी नाइट्रोजन मालिक्यूल है, तो ये जो है ये कंपाउंड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर के कितने इक्वल होता है। मोल का फार्मूला आपने लगाना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर मास, वो जो था मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, उससे आप ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 एमसीक्यूज है, अ कंपाउंड कंटेन्स, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ें, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जो 3 एटम से बना है। तो आप यहाँ देख लें, बी वाला जो है वो 2 एटम से बना है, सी वाला 5 एटम से बना है और डी वाला जो है वो 4 एटम से बना है, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन इज करेक्ट, वो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है। नेक्स्ट है 8 एमसीक्यूज, हाइड्रोजन गैस इज, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। डाई एटॉमिक गैस 2 एटम से बना हुआ गैस है। हर मालिक्यूल जो है वो 2 एटम से बना होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बोथ इंपेरिकल एंड मालिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल। इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसका मालिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल होगा। बहुत सिंपल एमसीक्यूज, सी ऑप्शन करेक्ट है, वाटर H2O, यानी इसका दोनों फार्मूला सिंपल होंगे, क्योंकि बेंजीन को देखें, इसका सिंपल फार्मूला CH है और यहाँ पर आप देखें ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। बी वाला जो है हाइड्रोजन पर इसका सिंपल फार्मूला HO है और एम्पेरिकल फार्मूला आप यहाँ देख रहे हैं H2O2 है। ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला सिंपल फार्मूला CH2O है और यहाँ पर जो इसका मॉलिक्यूलर जो यानी ओरिजिनल फार्मूला है वो है C6H12O6, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कि वाटर, क्योंकि इसका सिंपल फार्मूला भी और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। तो इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इन सब में होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एयर में तमाम तो वो सेम होते हैं, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बस इसके बाद ये सारे हो गए इंशाल्लाह। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो हमने नहीं करने। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कमेंट्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।